जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की इज्जत को ग्लोबल लेवल पर ले गया हो। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे आज हर भारतीय अपने दिल से याद करता है। रतन टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, बल्कि एक मिसाल थे उस इंसान की जो कभी ना रुकता है और ना कभी थकता है। जब भी किसी ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन रतन टाटा के टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ इनकी लीडरशिप तक सीमित नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1868 में, जब जमशेदजी टाटा ने एक छोटे से सपने को एक बड़े मिशन में बदला। आज टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स में से एक है, लेकिन इसकी नींव एक अलग सोच पर रखी गई थी, प्रॉफिट के साथ साथ समाज का विकास। आज तुम लोग इस केस स्टडी में जानोगे कि कैसे टाटा ग्रुप एक छोटी सी शुरुआत से दुनिया भर में अपना राज कर रहा है, और इसकी पहचान सिर्फ एक व्यापार तक नहीं बल्कि देश की निर्माण यात्रा से भी जुड़ी है। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से शहर नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ। नसरवंजी टाटा उनके पिता खुद एक छोटे व्यापारी थे जो ट्रेडिंग बिजनेस में थे, पर जमशेदजी का मन किसी और चीज में था। वो सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि व्यापार के मैदान से देश को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे थे। बचपन में जमशेदजी ने उनके पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाया, जिससे उन्हें व्यापार की समझ तो मिली, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना भी देख लिया था। एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते वक्त उन्होंने कुछ चीजें समझी जो उस जमाने के लिए काफी नई थी। उन्होंने समझ लिया था कि भारत को अपने खुद की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत है। तब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर आता था और अपने खुद के इंडस्ट्रीज का कोई जिक्र नहीं था। जमशेदजी ने यह देखा कि कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज भारतीय रॉ मटेरियल्स का फायदा उठा रही है, लेकिन भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा। जमशेदजी टाटा ने अपना पहला बिजनेस वेंचर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरू किया। उस जमाने में टेक्सटाइल बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल था, लेकिन भारत में स्वदेशी टेक्सटाइल्स मिल्स नहीं थे। जमशेदजी ने अपने सपने का पहला कदम रखा जब उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल खरीदा। ये मिल उस वक्त का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, पर यह वेंचर ज्यादा चल नहीं पाया। अलेक्जेंड्रा मिल का छोटा सा सफर एक बहुत बड़ी सीख बनकर आया जमशेदजी के लिए। ये मिल उनके सपनों के मुताबिक नहीं चल पाया और कुछ ही सालों में उन्हें इसे बेचना पड़ा, पर जमशेदजी ने इसे एक असफलता नहीं बल्कि एक सीख का रूप दिया। उन्होंने देखा कि अगर भारत को इंडस्ट्रियल पावर बनाना है तो बड़े स्केल पर सोचना होगा, ब्रिटिश कंपटीशन से टक्कर लेनी होगी और भारत के अपने लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। अपनी पहली असफलता के बाद जमशेदजी ने अपना सपना नहीं छोड़ा। 1874 में उन्होंने अपने विजन को एक नए रूप में बदला। उन्होंने नागपुर में द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वेविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की, जिसे बाद में इम्प्रेस मिल्स के नाम से जाना गया। इम्प्रेस मिल्स का एक ही मकसद था, भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाना। उस वक्त तक भारत के पास कोई मेजर टेक्सटाइल मिल नहीं थी जो ब्रिटिश मिल्स को कंपटीशन दे सके। जमशेदजी ने अपने वर्कर्स के लिए एक अलग सोच रखी। उस समय के मुकाबले उन्होंने वर्कर कंडीशंस को इम्प्रूव किया। उन्होंने वेंटिलेशन, अच्छी लाइटिंग और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स किए। वर्कर्स को मोटिवेट रखने के लिए जो वर्कर्स अच्छा परफॉर्म करते उन्हें सबके सामने रिवार्ड किया जाता एंड इससे वर्कर्स को खुशी मिलती। उस जमाने में ये चीज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, लेकिन इम्प्रेस मिल्स के साथ भी जमशेदजी को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट काफ़ी हाई थी और इम्पोर्टेड गुड्स का प्रेशर भी था। ब्रिटिश कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, लेकिन जमशेदजी का सपना उन्हें कभी पीछे हटने नहीं देता था। एक समय ऐसा आया जब इम्प्रेस मिल्स ने प्रॉफिट्स कमाना शुरू किया और भारत की पहली सक्सेसफुल स्वदेशी मिल बन गई। ये एक ऐसी सक्सेस थी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी किसी शौक से कम नहीं था। जमशेदजी का विजन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं था, वो भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को नई दिशा देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को मॉडर्नाइज किया और वर्कर्स के वेलफेयर को अपनी प्रायोरिटी बनाई। 1986 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया में इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना होगा और एसेंशियल चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। जमशेदजी ने देखा कि बेंगलोर और मैसूर का क्लाइमेट फ्रांस की तरह ही है, इसीलिए उन्होंने फ्रांस से सिल्क वॉर्म्स को बेंगलोर और मैसूर ले आए और वहाँ के लोकल फार्मर से ब्रीड करवाया। उनके इन्हीं इनिशिएटिव से इंडिया को आज मैसूर साड़ी और बेंगलोर मैसूर सिल्क मिले। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे में भी कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1898 में एक वर्ल्ड क्लास होटल बनाने का काम शुरू किया और 1903 में यह होटल बनकर तैयार हो गई। यह इंडिया की पहली ऐसी होटल थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती थी एंड यह होटल आज के टाइम पर भी इंडिया की शान है, द ताज होटल। लेकिन जमशेदजी का असली सपना कुछ और था। उन्होंने भारत को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने का सपना देखा था।
उन्होंने देखा कि स्टील ही वो रिसोर्स है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में मदद कर सकता है। उनका मानना था कि भारत में भी एक ऐसा स्टील प्लांट होना चाहिए जो ब्रिटिश और अमेरिकन स्टील इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सके। उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अमेरिका और यूरोप का भी दौरा किया, वहाँ की स्टील प्लांट्स देखी और टेक्नोलॉजी समझी। स्टील प्लांट के लिए सही जगह ढूंढना एक बड़ी मुश्किल थी। बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने छोटा नागपुर का एक जंगल एरिया जमशेदपुर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना, पर जमशेद जी अपने सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए क्योंकि ईयर 1904 में जमशेद जी टाटा का देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में स्टील प्लांट को खड़ा होता नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो फाउंडेशन रखा था उसको उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन हुआ और भारत का पहला स्टील प्लांट बन गया। आज टाटा स्टील दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक है और ये जमशेदजी टाटा के सपने और विजन का नतीजा है। टाटा की लीडरशिप ने हर सेक्टर में अपने कदम बढ़ाए, चाहे वो केमिकल्स हो, इंजीनियरिंग, पावर, होटल्स या ऑटोमोबाइल्स। टाटा ग्रुप का हर वेंचर एक नए विजन और लीडरशिप के साथ आगे बढ़ा। दोराबजी टाटा ने सिर्फ स्टील इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि टाटा पावर और टाटा केमिकल्स जैसे वेंचर्स में भी अपना योगदान दिया। टाटा पावर ने भारत को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू किया और इससे देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नए युग की शुरुआत हुई। 1930s और 1940s में टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा। टाटा मोटर्स जो 1945 में बनी थी, भारत की पहली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई जो ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स बनाती थी। टाटा मोटर्स ने भारत के रोड्स और हाईवेज पर अपने ट्रक्स के थ्रू अपना जलवा दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1998 में आया जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की। टाटा इंडिका सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन थी। इंडिका के बाद टाटा मोटर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना कदम मजबूत कर लिया। रतन टाटा जी ने देखा इंडिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स बाइक वालों के साथ होते हैं, इसीलिए उन्होंने इंडियंस के लिए एक सस्ती, अफोर्डेबल और बाइक से ज़्यादा सेफ्टी वाली व्हीकल बनाने का सोचा। 2009 में टाटा ग्रुप ने एक मिनी कार लॉन्च की जिसका नाम था नैनो। नैनो की प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपीज़ थी, यानी ये कार की प्राइस एक नॉर्मल बाइक जितनी थी। लेकिन ये कार पूरी तरह से फेल हो गई। लोगों को लगा कि ये चीप है, सिर्फ सस्ती कार है। भारत जैसे देश में कार एक स्टेटस सिंबल होती है। भारत के ज्यादातर लोग कार को स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, ना कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह। जब नैनो मार्केट में आई थी, उसके इंजन और रिलायबिलिटी को लेकर कुछ टेक्निकल कंप्लेंट्स भी आए थे। कुछ गाड़ियों में फायर इंसिडेंट्स भी हुए जो मीडिया में हाईलाइट हुए और नैनो की रेपुटेशन को डैमेज किया। ऐसे इंसिडेंट से लोग नैनो को अनरिलायबल समझने लगे। टाटा ग्रुप ने जब अपनी आईटी कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1968 में लॉन्च किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन दुनिया के सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक बन जाएगी। TCS का एम था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना और नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। आज TCS सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के हर कोने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोफी जायंट भी है। जमशेदजी टाटा ने जिस तरह से वर्कर्स वेलफेयर और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, उसी ट्रेडिशन को आज तक टाटा ग्रुप मेंटेन कर रहा है। टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा समाज के विकास और वेलफेयर के लिए लगाता है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर या रूरल डेवलपमेंट। टाटा ग्रुप हमेशा से देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता आया है। टाटा ग्रुप ने आज तक $102 बिलियन डोनेट किए हैं और रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ में 9,000 करोड़ डोनेट किए हैं। टाटा ग्रुप का सफर एक सपने से शुरू हुआ था, जमशेदजी टाटा के सपने से, जो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल इंडिया के लिए देखा था। आज रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप बन चुका है। टाटा ने हर सेक्टर में अपने कदम जमाए हैं, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, पावर, केमिकल्स, होटल्स और भी कई सेक्टर्स हैं। रिसेंटली रतन टाटा पास्ड अवे एट 86 ईयर ओल्ड। रतन टाटा के गुजरने के बाद टाटा ग्रुप और भारत ने सिर्फ एक विजनरी लीडर नहीं है बल्कि एक महान इंसान खोया है। रतन टाटा के योगदान को हम सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया तक सीमित नहीं कर सकते। उन्होंने अपने समय में टाटा ग्रुप को दुनिया के मैप पर एक आइकॉन बनाया और अपने लीडरशिप से बिजनेस एथिक्स, ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी के जीता जागता मिसाल बने रहे। रतन टाटा ने अपने हर कदम पर पीपल फर्स्ट अप्रोच को रखा, चाहे वो नैनो जैसे प्रोजेक्ट्स हों या टाटा ट्रस्ट के फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स। रतन टाटा ने हमेशा अपनी लेगेसी को व्यापार के प्रॉफिट्स के आगे देखा। उनका मानना था कि अगर बिजनेस सोसाइटी और इंसानियत की भलाई के लिए नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं है, और इसी वजह से हिंदुस्तान का हर आदमी आज भी रतन टाटा का नाम इज्जत से लेता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट आप मेरी ये वीडियो देखें।